साथियों नमस्कार। साथियों, कई लोगों का कहना था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर वीडियो बनाएं, तो आज हम उसी पर पूरी तरह से एक चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्या एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्या क्या हो चुका है उस पर चर्चा करेंगे, क्या होना बाकी है उस पर चर्चा करेंगे, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या डिमांड कर रही हैं उस पर चर्चा करेंगे, और क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या फायदे होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए पूरी चर्चा स्टार्ट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है, जैसा कि आजकल आप देखते हैं, लोकसभा का चुनाव कभी होता है, विधानसभाओं का कभी और समय पे होता है, लोकल चुनाव किसी और टाइम पर होते हैं, और लगभग हर साल हमारे देश में पांच छह स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें चुनाव होते हैं। इन चुनावों की वजह से देश के कई सारे लीडर्स इन चुनावों में ही लगे रहते हैं, रैली करने में, जनता को कन्विंस करने में, यात्राएं करने में। इसकी वजह से क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं उनका जो काम काज का टाइम होता है वो इसमें वेस्ट होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, जितने भी लोग इसमें ड्यूटी देते हैं, जनरली जब भी इलेक्शन होते हैं तो जितने भी टीचर्स लोग होते हैं सरकारी स्कूल के, उन लोगों की ड्यूटी लगती है। तो बार बार इलेक्शन होने पर कभी लोकसभा में ड्यूटी लग रही है, कभी राज्य के चुनाव में ड्यूटी लग रही है, कभी लोकल जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ड्यूटी लग रही है। और ड्यूटी केवल एक दिन की नहीं होती, उसमें कई दिन इनके वेस्ट होते हैं। इसकी वजह से जो अध्यापक लोग होते हैं वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय इसी काम के होके रह जाते हैं। ये दूसरी दिक्कत। तीसरी दिक्कत है कि पैसा बहुत खर्च होता है। आपको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है चुनाव कराने में। एक आंकड़े के अनुसार अभी जो चुनाव हुए थे 2024 में, इसमें लगभग 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। टोटल सभी पार्टीज के सभी मेंबर्स ने इस पूरे इलेक्शन में इतना पैसा खर्च किया है, और एक वोट पे लगभग 1,400 रुपए खर्च हुए हैं अगर ओवरऑल देखा जाए तो। ये तो लोकसभा का है। अब मान लीजिए किसी राज्य का चुनाव आएगा, यूपी का चुनाव आएगा, तो वहां पर कई सारे कैंडिडेट पैसा खर्च करेंगे फिर से। फिर मान लो निकाय चुनाव आएंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे, तो पैसा बहुत खर्च होता है, देश का बहुत मनी इसमें वेस्ट चला जाता है। उसके अलावा नेगेटिव पॉइंट क्या है, जितने भी फोर्सेस हैं, आपने देखा होगा इलेक्शन जब भी होते हैं तो कई फोर्सेस की ड्यूटी लगती है, जिनमें जनरली आप आर्म फोर्सेस हम देखते हैं, जितने भी सीएपीएफ हैं उन लोगों के ड्यूटी यहाँ पर लगती है। और सीआरपीएफ में भी जो जवान हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइजेशन करते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारा ईंधन खर्च होता है, बहुत गाड़ियां लगती हैं, बहुत चीज़ें खर्च होती हैं इसमें। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब जो हल निकाला गया इसका वो ये कि भाई क्यों ना सभी चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। मान लीजिए वोटर वोट डालने गया तो उसके सामने दो ईवीएम रखी रहेंगी। एक ईवीएम पे बटन दबा करके वो लोकसभा का वोट देगा, और दूसरे पर बटन दबा करके जो उसका स्टेट है, जो उसका राज्य है, उसकी असेंबली का वोट कास्ट करेगा। और इसके ठीक 100 दिन बाद जो निकाय चुनाव होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं, उनके वोट करा लिए जाएंगे। और 100 दिन के अंदर अंदर ये तीनों चीजों के वोटिंग कराने के बाद नेता लोग अपना काम करते रहेंगे, ब्यूरोक्रेट अपने काम में लगे रहेंगे, अध्यापक अपना पढ़ाते रहेंगे, फोर्सेस अपने आप ड्यूटी देती रहेंगी, और अपना पैसा बच जाएगा। ये उद्देश्य सरकार का है। ये सीधी सी बात है। अब सवाल इसमें यह उठता है, जो कंसर्न्स हैं, कंसर्न ये उठते हैं कि मान लीजिए अगर एक साथ चुनाव करा दिए और देश में कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर नेता खड़ा हुआ है उसके प्रभाव के कारण स्टेट में भी उसी नेता की पार्टी जीती जाए। मान लीजिए मोदी जी ने कोई ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिससे कि पूरा देश इस समय मोदी जी का दीवाना हो गया। कोई मान लो पाकिस्तान से युद्ध हो गया और हमने पाकिस्तान के टुकड़े करवा दिए, या कोई भी मसला हो गया, जैसे आपको 2019 का चुनाव याद होगा, मोदी जी के कहने पर एयर स्ट्राइक हुई, हमारी फौज ने एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान के कई सारे कैंप्स उजाड़ दिए जहां पर वो मिलिटेंट को ट्रेनिंग देता था। इसके बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा इस देश पे हावी हो गया एकदम से, और बीजेपी को 303 सीटें मिल गई थी। वो राष्ट्रवाद के मुद्दे की चरम सीमा थी और बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। तो डर ये है कि इस तरह की सिचुएशन में कहीं ऐसा ना हो कि जो लोकल चुनाव होने हैं, स्टेट के जो होने हैं, उस पर भी बीजेपी का प्रभाव पड़ जाए और जो लोकल पार्टीज हैं उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो लोकल पार्टीज को ये डर लग रहा है कि उनके अस्तित्व को खत्म करने के लिए ये चीज लाई जा रही है मोदी जी के द्वारा। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जिस मोदी को नेशनलिज्म की एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था 2019 में, ऐसा लोकल पार्टीज का कहना है, उसी नरेंद्र मोदी के अगर फैक्ट्स को आप देखें तो 2019 में बीजेपी को माना कि 303 सीटें मिली थी, लेकिन उसी वक्त लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा में असेंबली के चुनाव हुए थे, आंध्र प्रदेश में असेंबली के चुनाव हुए थे, और दोनों जगह बीजेपी हारी थी।
अगर राष्ट्रवाद का मुद्दा ही हावी होना होता, अगर मोदी जी की छवि ही हावी होनी नहीं होती, तो इन दोनों स्टेट्स में क्यों हार गई? जबकि इस बार जीत गई इन दोनों स्टेट्स में। इस बार भी 2024 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आपको पता है बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ समर्थन देकर के उनकी सरकार चल रही है, तो वहां भी एनडीए की सरकार है। और उड़ीसा में तो बीजेपी ने बहुत अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ सरकार बना रखी है। अब इसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ये फैक्ट जो है, जो लोकल पार्टीज का है, वो गड़बड़ा जाता है। अब लोकल पार्टीज का ये भी कहना है कि मतदाता भ्रमित हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस मुद्दे पर राष्ट्र के नाम पर वोट देना है, किस मुद्दे पर राज्य के नाम पर वोट देना है। ऐसा नहीं है, हमारे देश का मतदाता बहुत ज्यादा जागरूक है। इस चीज का पता लगाया जा सकता है। अभी उपचुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, आपको पता है इलेक्शन हुए थे, उसी के साथ यूपी में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में कई स्टेट्स में उपचुनाव भी हुए थे, बाई इलेक्शंस भी हुए थे। महाराष्ट्र का केस बता रहा हूं, एक जिला ऐसा है जहां पर लोकसभा का भी वोट कास्ट हुआ था और उस जगह एमएलए का भी वोट कास्ट हुआ था। यानी सेम आदमी वोट डालने गया था, एमपी का भी और एमएलए का भी। और आप जान के हैरान होंगे, सेम जगह पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी जीता किसी दूसरी पार्टी का, एमएलए जीता किसी दूसरी पार्टी का। तो जो हमारा वोटर है वो इतना ज्यादा शार्प है, उसे पता है कि वो किसको वोट दे रहा है। हमारे यहाँ के वोटर को बेवकूफ समझ लेना, कमतर समझ लेना, ये भूल होगी। आजकल जिस हिसाब से सोशल मीडिया आ चुकी है, जिस हिसाब से अवेयरनेस का जमाना है, मीडिया के इतने सारी ब्रांचेस खुल चुकी हैं, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता भी हो रही है, ऐसे युग में वोटर के पास इतनी साक्षरता है कि उसे पता है कि वो किसको वोट डालने जा रहा है। वरना अगर वोटर इतना ही भ्रमित रहता, तो जब शिवसेना के दो पार्ट हुए थे, तो वोटर को तो कंफ्यूज हो जाना चाहिए था कि कौन सी शिवसेना वो है जिसको मैं देना चाहता हूँ और कौन सी उद्धव ठाकरे वाली है। एनसीपी के दो पार्ट हुए थे, तो वोटर को वहां भी कंफ्यूज हो जाना चाहिए था। लेकिन वोटर कंफ्यूज नहीं हुआ। वोटर ने लोकसभा के चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के मामले में अगर देखा जाए, तो उनको वोट दिया था जो ओरिजिनल वाली पहले हुआ करती थी, शरद पवार वाली और उद्धव ठाकरे वाली। और अभी असेंबली में देखा जाए तो इन दोनों को बिल्कुल साफ कर दिया, जो नई बनी है शिवसेना और एनसीपी, उनको चुना। तो वोटर क्लियर कट है। अब इस चीज का अंदाजा और भी चीजों से लगाया जा सकता है, फैक्ट से लगाया जा सकता है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि ये जो पूरा सीन है वो चल क्यों रहा है। और पूरी दुनिया में अगर हम पैसे की बात करें, एक फैक्ट और बता देता हूं, यूएस में 2020 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें खर्चा आया था 1,20,000 करोड़ का। यानी यूएस में 2020 में जो खर्चा आया था उससे भी ज्यादा हमारा 2024 में खर्चा आया है। इस खर्चे को कम करना जरूरी है, लोगों का टाइम बचाना जरूरी है, इसकी वजह से सरकार लेकर के आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए सरकार इसको लेकर के आ जाती है और सभी के चुनाव एक साथ करा दिए जाते हैं, तो ये चुनाव कराएंगे कब आप? वो कौन सा वर्ष होगा जब आप कराएंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? तो सरकार ने कहा हम 2034 से स्टार्ट करेंगे। मतलब 2034 के जो चुनाव होंगे वो सबके एक साथ होंगे, पहला। दूसरा ये पूछा गया कि अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए किसी राज्य की सरकार बीच में गिर गई, वोटिंग हुई 2034 में, और मान लो कि कोई राज्य है, मान लीजिए पंजाब, तो पंजाब की सरकार 2 साल में गिर गई। अब क्या करेंगे आप? तो बताया गया कि वहां पर दोबारा चुनाव होंगे, और अब जो चुनाव होंगे वो 5 साल के लिए नहीं होंगे, पंजाब में सिर्फ 3 साल के लिए होंगे, जो बचा हुआ टर्म है उसके लिए। तो ये हल यहां पर निकाला गया। फिर दूसरा एक सवाल उठा, दूसरा सवाल ये उठा कि भाई मान लीजिए कि 2034 में आप इलेक्शन करवाएंगे, और इससे पहले फर्ज कीजिए 2032 में यूपी के इलेक्शन होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो क्या यूपी में 2 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी? तो इसमें कहना यह है कि भाई अगर 1 डेढ़ 2 साल बचे हुए हैं तो यूपी के इलेक्शन करवाएंगे ही नहीं, इनको बोल देंगे तुम सीधे 2034 का इंतजार करो। फिर पूछा गया कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर किसी का सीन ऐसा है कि किसी के यहाँ पर इलेक्शन 2030 में हो गए थे, 2030 में कहीं पर इलेक्शन हो गए थे, जैसे मान लीजिए दिल्ली में हो गए, बिहार में हो गए, ये 2030 में होंगे, और भी कई सारे स्टेट्स हैं। तो अगर 2030 में इलेक्शन हो गए तो इनका तो कार्यकाल पूरा 2035 में होना है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो इनसे ये कहा गया कि भाई ऐसी स्थिति में इनके चुनाव यही होंगे, वो 1 साल का कार्यकाल इनका गया। और ये 2034 में क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कोई ये ना कह पाए कि बीजेपी अपने फेवर वाले स्टेट्स को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, या बीजेपी अपना कोई फायदा कर रही है, ऐसा कोई कह ना पाए। तो 10 साल की अवधि दे दी है, 10 साल में तो जाने कितने स्टेट्स के चुनाव हो लेंगे और कितनी सरकारें इधर से उधर हो लेंगी।
तो कोई ये नहीं कह सकता कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है। प्लस तब तक के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं बनाने का टाइम भी मिल जाएगा। जब एक साथ चुनाव कराने पड़ेंगे तो बहुत सारी नई ईवीएम मशीन लानी पड़ेंगी, बनानी पड़ेगी, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो उसमें वन टाइम खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा, ये बात सही है। लेकिन उसके बाद एक दो इलेक्शन होते ही सारी चीजें इतनी स्मूथ हो जाएंगी कि जो मेहनत लगनी है वो 1 2 3 महीने की लगेगी, उसके बाद देश 5 साल के लिए फ्री हो जाएगा। ये बातें सरकार की कहनी है और ये सरकार ने अपने तर्क दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले कभी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है? हाँ हुआ है। 1952 से जब हमारे इलेक्शन होते थे तो एक साथ ही होते थे, और हमारे देश में 52 में, 57 में, 62 में, 67 में एक साथ ही इलेक्शन होते आए हैं। एक जगह गड़बड़ हो गई थी 57 में, केरल में, चूंकि कांग्रेस हार गई थी तो कांग्रेस ने वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा करके वहां पर सत्ता परिवर्तन करा दिया था, और इस वजह से यहां पर साइकिल केरल में बिगड़ गई थी। और उसके बाद 67 में सेम चीज तमिलनाडु में हुई थी और साइकिल बिगड़ गई थी। 67 में तो जबकि ये हुआ था कि पूरे देश में चुनाव हुए और देश के लगभग 8 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं पाई, विपक्षियों की सरकार आ गई, जबकि एक साथ चुनाव हुए थे। और वो दौर ऐसा था जहां कांग्रेस ही कांग्रेस देश में छाई हुई थी और कोई छाया ही हुआ नहीं था। और 67 में डीएमके तमिलनाडु में आ गई थी, और डीएमके और फिर एआईएडीएमके आज तक सरकारें बना रही है, आज भी डीएमके की ही सरकार है। कांग्रेस इंदिरा गांधी के टाइम पर अपनी चरम सीमा पे थी, नेहरू जी के टाइम पर चरम सीमा पे थी, और राजीव गांधी के टाइम पर तो 403 सीटें ला करके बिल्कुल चरम सीमा पर थी। उस वक्त भी उस वक्त भी जब देश में कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई थी, ये लीडर्स ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, उस वक्त भी कई स्टेट्स ऐसे थे जहां पर कांग्रेस हार जाती थी और लोकल दल अपनी सरकारें बना लेते थे। उसके बाद भी यूपी की अगर बात कर लें तो लंबे समय तक ऐसा रहा है कि बसपा सपा यही आती रही है। बिहार की बात करें तो लालू नीतीश यही आते रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जनता आज अवेयर हो गई है, ऐसा नहीं है। जनता बहुत पहले से अवेयर थी। कांग्रेस जब अपने पीक पर थी तब भी जनता स्टेट्स में लोकल दलों को चुन रही थी। कांग्रेस जब एक साथ चुनाव करा रही थी तब भी कई राज्यों में जनता लोकल दलों को चुन रही थी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे रही थी केंद्र में, और लोकल दल कोई और चुन रही थी। वर्तमान में भी जनता ऐसी कर रही है, और 10 साल बाद तो जनता और ज्यादा जागरूक हो जाएगी। 10 साल बहुत होते हैं, 2034 बहुत दूर है अभी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनता को पता ही नहीं है कि कौन सा मुद्दा किसका है, कौन सा मुद्दा किसका है? दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास चली जाती हैं, और असेंबली चुनाव होते हैं तो बीजेपी कांग्रेस साफ हो जाती है, केजरीवाल जीत जाते हैं। तो जनता अवेयर है, जनता को बेवकूफ समझना बहुत बड़ी गलती है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है साहब, ये सब अगर हुआ है, अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये तो असंवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये क्या तरीका है, इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया था, तब सब कॉन्स्टिट्यूशनल था। इस पर भी बात होनी चाहिए, तो लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी पहली बार इस तरह की चर्चा कर रही है कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए, या बीजेपी से पहले भी इस बात की कोई सिफारिश कर चुका है? तो बीजेपी से पहले भी सिफारिशें हो चुकी हैं। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। फिर 1999 में लॉ कमीशन ने बोला था एक देश एक चुनाव, और 2017 में नीति आयोग ने बोला था कि ऐसा कीजिए। फिर ये बातें उठने लगी, विरोध होने लगा, तमाम तरह की चीजें। कल क्या हुआ, हमारी लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, एक क्या दो बिल इंट्रोड्यूस किए गए, जिनके द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाए जाने की कवायद हुई। इनमें पहला बिल था 129th अमेंडमेंट बिल, जिसके जरिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जा रही है, देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। और दूसरा बिल है यूनियन टेरिटरी के लिए, क्योंकि हमारे देश में स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरी भी हैं, और 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनकी अपनी असेंबली भी है, जिनमें एक दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और पुडुचेरी है। तो अब यूनियन टेरिटरी में भी बदलाव होगा, तो जाहिर सी बात है उनके लिए दूसरा बिल लाना पड़ा। इन दोनों बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो इनका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। तो स्पीकर साहब ने कहा ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन पे विरोध कर रहे हैं, आप लाने ही नहीं देना चाहते, तो वोटिंग करा लेते हैं। तो वोटिंग कराई गई। जब वोटिंग कराई गई तो आंकड़े कुछ इस प्रकार से निकल के आए। सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो इसमें सपोर्ट में 269 वोट पड़े, अगेंस्ट में विरोध में 198 वोट पड़े, इंडिया अलायंस के जरिए तथा और दलों के जरिए। और जो टोटल लोग बैठे थे, आपको पता है कि लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है 543 की है, कल सब लोग नहीं बैठे हुए थे, सिर्फ 467 सदस्य बैठे हुए थे। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के 20 एमपी गायब थे, वो थे ही नहीं वोटिंग में, जबकि एक दिन पहले बीजेपी ने सबको व्हिप जारी कर दी थी कि आप सभी को प्रेजेंट होना है वोटिंग के टाइम पर।
अब इस पर दो सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है, शशि थरूर ये कह रहे हैं और कई और भी नेता लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह के बिल के लिए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, ये सिंपल मेजोरिटी के साथ कैसे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया? भाई 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है बिल पास कराने के लिए। बिल अभी पास कराने के लिए वोटिंग नहीं हुई है, बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े नेता इस बात को नहीं समझ रहे। और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है आपने कल पेश कर दिया बिल, और बाद में ये बिल चला गया था जेपीसी के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। यानी कि ये एक छोटा सदन होता है जिसमें अलग अलग दल के कुछ लोग होते हैं, टोटल 31 लोग होते हैं, और ये सब लोग मिलकर के अगले 3 महीने तक ये चर्चा करेंगे आपस में कि इस बिल में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और जब सहमति बन जाएगी तो इसको दोबारा पेश किया जाएगा लोकसभा में, और फिर इस पर वोटिंग कराई जाएगी। अगर फिर ये पास हो जाता है तो ये एक्ट बन जाएगा या अमेंडमेंट हो जाएगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि साहब आप कल को जब ये पास कराएंगे तब आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, तो वो तो आपके पास है ही नहीं, तो बीजेपी तो कभी इसे पास करा ही नहीं पाएगी। जब बीजेपी इंट्रोडक्शन के टाइम पर 269 पे रह गई तो 2/3 तो 362 होता है, वो तो कभी बीजेपी कर ही नहीं पाएगी। इस पर भी सवाल उठ रहा है। तो यहां पर मोदी जी ने खेल दी पॉलिटिक्स। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था कि हम चाहते हैं कि जेपीसी के पास चला जाए। अब इससे मोदी जी ने दो जो है निशाने मार लिए। पहला तो ये कि मोदी जी को पता था कि अगर वोटिंग आज कराऊंगा तो ये पास ही नहीं हो पाएगा, तो काहे को अपनी बेइज्जती कराऊं। और दूसरा ये कि कल को कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार ने तानाशाही के जरिए इस बिल को जबरदस्ती पास करा दिया, कोई डिस्कशन इस पर नहीं होने दिया। सरकार कह रही है 3 महीने तक जेपीसी बना दिए, खूब डिस्कशन करो, सब करो जो कर सकते हो। सरकार पहले जेपीसी से डिस्कशन करवाएगी, फिर इसको संसद में डिस्कशन कराएगी, फिर जनता के बीच भी लेके जाएगी, जनता से भी पूछेगी कि भाई आप बताओ आपकी क्या राय है, और स्टेट के जितने भी सीएम हैं, जितने भी हेड्स हैं, उनसे भी डिस्कशन होगा, ऐसा सरकार ने कहा है। अब ये कल की कहानी है। आप कहेंगे कि साहब 2/3 मेजोरिटी क्या होता है? लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 543, तो इसमें से कम 362 वोट चाहिए इसको लोकसभा से पास कराने के लिए। और राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ है 245, जिसमें से आपको पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी से 163 चाहिए। अभी 243 मेंबर्स हैं, तो एक कम कर लीजिए, इसमें से 162 चाहिए। और दोनों ही स्थिति में एनडीए के पास बहुमत नहीं है जी। अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एनडीए के पास, बीजेपी गठबंधन के पास जो टोटल अभी सांसद हैं वो 292 हैं, और इसमें 112 बीजेपी यानी एनडीए के हैं, और +6 मान लीजिए नॉमिनेटेड का जो समर्थन इनको मिला हुआ है, टोटल 118 के आसपास है। सवाल ये उठता है कि चलो भाई 3 महीने बाद सही या 4 महीने बाद सही, अगले सेशन में चाहिए, जब भी बीजेपी एनडीए इसको पास कराना चाहेगी तो 118 से 163 का आंकड़ा कैसे छुएगी, या 292 से 362 तक कैसे पहुंचेगी? इस पर भी कई लोग सवाल कर रहे हैं। अभी ये अमित शाह जाने कैसे पहुंचेगी। जब ऐसी चीजें कर रहे हैं ये लोग, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई जुगाड़ ऐसी रखी हो इन्होंने। उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये जेपीसी है, इसमें कितने सदस्य होंगे? जेपीसी में अभी ये बिल गया हुआ है, टोटल 31 मेंबर इसमें होते हैं, जिसमें से 21 मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा से लिए जाते हैं। और इनमें भी जो टोटल 31 मेंबर हैं ये भी रेशियो के हिसाब से होते हैं। जैसे अभी पूरे सदन में लोकसभा में सबसे ज्यादा जो मेंबर हैं वो बीजेपी के हैं, वो राज्यसभा में भी ऐसा ही है। तो इसमें भी जो रेशियो होगा सबसे ज्यादा बीजेपी वालों का होगा, फिर कांग्रेस वालों का होगा, फिर अन्य दलों का होगा। और जेपीसी को 90 दिन के अंदर अंदर लगभग अपनी रिपोर्ट देनी होती है। उस रिपोर्ट में जो बातें सामने आएंगी संसद उस पर फिर चर्चा करेगा। चर्चा करने पर ये अगर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, सब कुछ है, 2/3 मेजोरिटी है, तो सरकार चाहे तो उसकी सिफारिशें मान ले, चाहे तो ना माने, पास करा सकती है। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि सरकार को कई दलों को साध के चलना पड़ेगा, तो उसमें हो सकता है इस बिल में कुछ बदलाव भी हों। फिर सवाल ये उठता है कि अगर मान लो इसमें अमेंडमेंट हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से हिस्से पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 है जो इलेक्शंस यानी कि चुनावों को डील करता है। दूसरा आर्टिकल 83 है, अनुच्छेद 83, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट में जो हाउसेज हैं उनकी ड्यूरेशन कितनी होगी। जब हाउसेज की ड्यूरेशन को लेकर के आप अगर कुछ बदलाव कर रहे हैं तो आर्टिकल 83 में बदलाव होगा, इसके साथ एक क्लॉज जुड़ेगा। आर्टिकल 172 में बदलाव होगा, ये बात करता है स्टेट असेंबली की ड्यूरेशन क्या होगी, 5 साल होगी, 2 साल होगी। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ असेंबलीज ऐसी होंगी जो 2034 से 1 साल पहले जिनका चुनाव होगा, कुछ ऐसी होंगी जो 1 साल बाद चुनाव होगा, तो 1-2 साल आगे पीछे वाली हैं उन सबको 2034 पर ही सेटल कर दिया जाएगा। तो ये जो बदलाव करने का प्रावधान है वो 172 में होगा।
और आर्टिकल 372 में बदलाव होगा जो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि राज्यों में होने वाले जो चुनाव हैं उनसे संबंधित कोई बदलाव कर सके या कोई प्रस्ताव ला सके। तो इसमें भी बदलाव होगा। इन सभी बदलावों के साथ हमारे देश को वन नेशन वन इलेक्शन मिलने की चांसेस हैं, संभावना है। और ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी दल अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अंदर खाने सभी दल ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हर दल ये जानता है कि उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर पर्सनली आप किसी नेता से जाके बात करेंगे तो वो चाहेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। आज मान लो कोई पार्टी है समाजवादी पार्टी, अब समाजवादी पार्टी को फंड जुटाना पड़ेगा कि हमको लोकसभा इलेक्शन लड़ना है, फिर वो फंड दोबारा से जुटाएगी कि हमको असेंबली लड़ना है। तो इस हिसाब से बार बार फंड जुटाना हर पार्टी के लिए संभव नहीं होता है, और लोकल दल तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। बीजेपी कांग्रेस तो जुटा लेती हैं, बड़ी पार्टीज हैं, छोटे दल कहां से फंड लेकर के आएंगे इतना। तो छोटे दलों के लिए तो फायदा है, इकट्ठा चुनाव होगा तो कम पैसे में काम चल जाएगा, और छोटे दल इस बात को जानते भी हैं। बट चूंकि इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, एक बदलाव चूंकि हो रहा है, तो पता नहीं इस बदलाव का असर क्या पड़े। तो जब बदलाव के असर की आपको कंफर्मेशन नहीं होती तो आप एक डर में रहते हैं। उसी डर के कारण जितने भी लोकल दल हैं इसका विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाए, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे जा चुकी है और धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। आने वाले समय अगर मोदी के चेहरे पर पूरे देश में इलेक्शन हो गए तो कांग्रेस को यह पता है कि कई राज्यों में जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सीधा सीधा है, वहां बीजेपी को बहुत बड़ा एज मिल जाएगा, बहुत बड़ा एज मिल जाएगा, जो हर बार मिलता आया है। तो कांग्रेस को डर है कहीं उसका अस्तित्व खत्म ना हो जाए। और बीजेपी को यह भी पता है कि अभी डिलिमिटेशन होना है, यानी कि परिसीमन होना है। 2026 से दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गणना होगी, और जैसे किसी शहर में एक एमपी चुना जाता था अभी तक, तो हो सकता है चूंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है लंबे समय से, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अब वहाँ पे 2 एमपी चुने जाएं। तो इस हिसाब से लोकसभा में भी सीट्स बढ़ेंगी अब आने वाले 3-4 साल में। आप देखना, या 2029 के चुनाव में आप देखना, लोकसभा की सीटें 750 के आसपास पहुंच जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, तो उस हिसाब से एमपी की संख्या भी बढ़ना जरूरी है। अब ऐसी स्थिति में भी दलों को नहीं पता कि किस जगह पर उनको किस तरह का समर्थन मिलेगा। अभी तो क्या है कि उनको एक्सपीरियंस हो गया है। मान लीजिए कोई दिल्ली की कोई सीट है, अब दिल्ली में लंबे समय से इलेक्शन हो रहे हैं, वो एक ही एमपी चुना जा रहा है, तो लोगों को पता चल गया कि इस सीट पे भाई इतने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, इतनी ये जाति है, इतनी वो जाति है, तो नेता अपने समीकरण लगा लेता है, उस हिसाब से दांव पेच खेल लेता है। जब एकदम से पूरा सब कुछ रीशफल हो जाएगा और कोई भी कहीं भी कैसे भी करके कहीं से लड़ रहा होगा, तो नेताओं को उतनी जल्दी आइडिया लग नहीं पाएगा कि भाई किस जगह का क्या इफेक्ट पड़ना है। इसलिए नेता लोग भी थोड़े डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो जब एक देश एक चुनाव हो तो इस परिसीमन का भी कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ जाए कि ये कहीं के ना रहे। अभी तो देखना, परिसीमन जो होना है, जो डिलिमिटेशन होना है, जो सीटों का पुनर्विचार होना है, इस पर भी बहुत बड़ा बवाल होने जा रहा है। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई यहाँ से नहीं वहाँ से गिनो, वहाँ से नहीं वहाँ से गिनो, इतना नहीं इतना एरिया दो, इतनी पॉपुलेशन नहीं इतनी पॉपुलेशन दो। इस पर भी बहस होगी, हर कोई अपना जाति का धर्म की जो मैथमेटिक्स है वो वहाँ पे लगाएगा। बहरहाल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, नुकसान क्या होते हैं ये बता दिए, फायदे क्या होते हैं ये बता दिए, संसद में क्या हो रहा था ये बता दिया, आगे क्या होगा वो बता दिया, और पॉलिटिकल एंगल्स क्या हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।